Hello, my dear students, and welcome once again to Zenith Academy Online. I am Shagufta Jaipuri, and today we are doing a very important chapter of ICSE Class 9 Commercial Studies, and the name of the chapter is Human Resources. So, let's begin. Let me first introduce you the topic. See, a business value is determined by its people, who are its most crucial assets. ना कोई भी बिजनेस की वैल्यू कौन डिटरमाइन करता है? वहाँ उसके लोग, जो उसका सबसे क्रूशियल असेट होता है. द एफिशिएंसी ऑफ ऑल द रिसोर्सेज, बी इट मटीरियल, मशीनरी, मनी, लैंड एंड मैनी मोर, डिपेंड्स ऑन ह्यूमन रिसोर्सेज. तो ये जितने भी दूसरे रिसोर्सेज हैं ना, उन सब की एफिशिएंसी किस पे डिपेंड करती है? ह्यूमन रिसोर्सेज पे. So, the success of a company depends on the caliber and dedication of employees, making effective human resource management essential for all the business successes. तो किसी भी बिजनेस की सक्सेस के लिए क्या सबसे इम्पॉर्टेंट है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि किसी भी कंपनी की सक्सेस डिपेंड करती है वहाँ के ह्यूमन रिसोर्स के कैलिबर और डेडिकेशन पर. तो अब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है? व्हाट इज HRM? सो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट विच इज ऑल्सो नोन एज पर्सनल मैनेजमेंट. बच्चों, बहुत सारी जगह पे एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए आ सकता है. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की जगह आपको पूछ सकते हैं हर क्वेश्चन में, दे कैन टेल यू पर्सनल मैनेजमेंट. ओके, पर्सनल मैनेजमेंट. Okay, so it is concerned with what? The HRM or personal management is concerned with acquisition, development, compensation and maintenance of an efficient and dedicated workforce. ये आपको याद करनी है बच्चों, ठीक है. मीनिंग क्या है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट या पर्सनल मैनेजमेंट क्या है? इट इज कंसर्न विद द एक्विजिशन, डेवलपमेंट, कंपनसेशन, maintenance and maintenance of what? An efficient and dedicated workforce. ठीक है. तो अब एक डेफिनेशन भी याद कर लेते हैं एडविन फ्लिपो के अकॉर्डिंगली. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मीन्स द प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ procurement, development, compensation, integration and maintenance of people for the purpose of contributing to organizational, individual and societal goals. बच्चों, जब आप आगे ये चैप्टर को पढ़ेंगे इस वीडियो में, तो आपको ये डेफिनेशन याद हो जाएगी, क्योंकि मैं अच्छे से ये सभी पॉइंट्स, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, ये सभी जितने भी पॉइंट्स हैं ना, वो इतने अच्छे से हम पढ़ेंगे कि हम लाइन वाइज आपको ये सब चीज़ें याद हो जाएगी. ठीक है. सो राइट नाउ यू रिमेंबर, according to Edwin Flippo, what's the definition? Planning, organizing, directing and controlling of procurement, development, compensation, integration and maintenance of people for the purpose of contributing to organizational, individual and societal goals. तो एग्जाम में व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पूछा तो सिंपल ये वाला बताएंगे हम. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और पर्सनल मैनेजमेंट इज कंसर्न विद एक्विजिशन, डेवलपमेंट, कंपनसेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ एन एफिशिएंट एंड डेडिकेटेड वर्कफोर्स. अगर डेफिनेशन पूछी तो हम एडविन फ्लिपो की ये डेफिनेशन बताएंगे. चलिए, अब हम आगे पढ़ते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को. अब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एम्स फॉर द सक्सेस ऑफ तीन जगहों की सक्सेस का एम है इसका. किसका? बिजनेसेस की सक्सेस होना चाहिए, एम्प्लॉयज़ का सक्सेस होना चाहिए और सोसाइटी का सक्सेस होना चाहिए. सो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एम्स फॉर द सक्सेस ऑफ बिजनेसेस, एम्प्लॉयज़ एज वेल एज सोसाइटी. Now, it faces challenges due to dynamic nature of people. लोगों का जो नेचर होता है, because it is human resource. So, human resource management के challenges क्या है कि human nature क्योंकि dynamic होता है, continuous change होता जाता है, इसलिए उसको challenge होता है. So, it faces challenges due to dynamic nature of people and this is essential in all the organization. ये human resource management is essential in all the organizations. रिगार्डलेस ऑफ द नेचर, साइज और ऑब्जेक्टिव. चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन कोई भी नेचर का हो, उसकी कोई भी साइज की ऑर्गेनाइजेशन हो, बड़ी हो, छोटी हो, या उसके जो भी ऑब्जेक्टिव हो, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट तो
हर एक ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए ही। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है चैप्टर का, दैट इज फंक्शंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। एक मिनट, यहाँ से मैं इसकी माप चेंज कर लेती हूँ। ओके, सो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के ये हम फंक्शंस करेंगे। फर्स्ट इज प्रोक्योरमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, कॉम्पनसेशन, इंटीग्रेशन, मेंटेनेंस एंड रिकॉर्ड्स एंड रिसर्च। ओके, so total how many functions are there? Very important. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. 6 functions are there. Now under the first function there are another 4 functions: human resource planning, recruitment, selection और placement। और सेकंड वाले के अंडर भी 2 है, तो हम डिटेल में पढ़ते जाते हैं। चलो, सबसे पहले हम करेंगे प्रोक्योरमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। ओके, सो प्रोक्योरमेंट का क्या मतलब होता है कि प्रोक्योर करना, ले लेना, है ना। सो प्रोक्योरमेंट फंक्शन फोकसेस ऑन एम्प्लॉइंग द राइट नंबर एंड टाइप ऑफ पर्सनल इन एन एंटरप्राइज। कोई भी एंटरप्राइज या ऑर्गेनाइजेशन में करेक्ट जितने चाहिए उतने, है ना, राइट नंबर एंड द टाइप, जो टाइप का पर्सनल चाहिए। पर्सनल इज 1 पर्सन, ओके, इन एन एंटरप्राइज। तो इसकी की एक्टिविटीज क्या क्या है जो हमने पीछे देखी, यहाँ देखो 4 है। तो सबसे पहले है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ह्यूमन रिसोर्स की सबसे पहले हमें प्लानिंग करनी पड़ती है। सो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इस ए पार्ट, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, दिस इन्वॉल्व्स फोरकास्टिंग फ्यूचर पर्सनल नीड्स। हमें पहले से फोरकास्ट करके पता होना चाहिए कि फ्यूचर में क्या क्या किन किन लोगों की आवश्यकता हो सकती है, ज़रूरत हो सकती है। देन इवेल्युएटिंग द करंट मैन पावर, अभी कितना मैन पावर है उसको इवेल्युएट करना पड़ता है। आइडेंटिफाइंग द गैप्स बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई, कितने लोगों की डिमांड है अभी मार्केट में और कितनी सप्लाई है ना। हमें इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में कितनी डिमांड है लोगों की और इंडस्ट्री में कितने लोग अवेलेबल है जॉब के लिए। एंड क्रिएटिंग प्रोग्राम्स टू एड्रेस दोज गैप्स, और ये डिमांड और सप्लाई का जो गैप है उसको पूरा करने के लिए, उसको एड्रेस करने के लिए अलग अलग प्रोग्राम्स रन करना, यही सब काम होता है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का। तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग फिर से मैं एक बताती हूँ एक बार, ये दिस इन्वॉल्व्स फोरकास्टिंग फ्यूचर पर्सनल नीड्स, इवेल्युएटिंग द करंट मैन पावर, आइडेंटिफाइंग द गैप्स बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई एंड क्रिएटिंग डिफरेंट प्रोग्राम्स टू एड्रेस दीज गैप्स ना। अब देखो, पहला प्रोक्योरमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज से चल रहा है, उसमें ए हमने किया ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। नाउ बी इज रिक्रूटमेंट, है ना। अब प्लानिंग तो कर ली, अब रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट क्या होता है बच्चों, आपने बहुत सारी कंपनियां देखी होगी, naukri.com, इंडीड जॉब्स एंड सो मेनी जॉब पोर्टल्स आर देयर। ओके, तो उसमें से हमें आइडेंटिफाई करके रखना। तो दीज ऑल आर व्हाट, सोर्सेस ऑफ द मैन पावर। मैन पावर हम यहाँ से ले सकते हैं। सो रिक्रूटमेंट क्या होता है बच्चों, इट्स द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड एक्सप्लोरिंग द सोर्सेस फॉर रिक्वायर्ड मैन पावर। हमें जो भी मैन पावर हमारी रिक्वायर्ड है उसके लिए हम सोर्सेस को आइडेंटिफाई करें और एक्सप्लोर करें। ठीक है, इट इन्वॉल्व्स चूजिंग द राइट सोर्स फॉर पोटेंशियल कैंडिडेट्स। तो ऐसा राइट सोर्स हम चूज करें जिसमें से उस दैट इज अ सोर्स ऑफ पोटेंशियल कैंडिडेट्स। पोटेंशियल कैंडिडेट्स क्या होता है, वो लोग जो शायद जिसमें पोटेंशियल है, जो यहाँ पे एम्प्लॉय हो सकते हैं, है ना। सो वो राइट सोर्स हमें ढूंढना है। तो बहुत सारी रिक्रूटमेंट एजेंसीज होती है, मैंने आपको जैसे एग्जांपल्स दिए अभी। सो रिक्रूटमेंट इज identifying and exploring these sources and choosing the right source. Now the aim is to secure a sufficient number of candidate. तो रिक्रूटमेंट का क्या एम है कि हम sufficient number of candidates को सिक्योर कर सकें। This ensures a reasonable choice can be made from the pool. ओके, ये क्या इंश्योर करता है कि एक बहुत बड़ा पूल है जहाँ बहुत सारे लोग हैं। देखो, आप पिक्चर्स में देख सकते हो, देयर आर सो मेनी सीवीज दैट वी कैन सी। ओके, एक बहुत बड़े पूल में से हम रीजनेबल चॉइस कर सकें। Recruitment is a positive process as it involves creating a pool of candidates. Next is selection. Okay, so C part is selection.
ना सिलेक्शन इन्वॉल्व्स चूजिंग द मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट। जैसे कि आप पिक्चर में भी देख पा रहे हो, मैंने सब पिक्चर्स इसी तरीके से लगाए हैं ताकि आपको याद होता जाए, एक एक पिक्चर आपके दिमाग में हो वीडियो से और आप लिख पाओ, ठीक है। सो सिलेक्शन इन्वॉल्व्स चूजिंग द मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट फॉर द जॉब फ्रॉम ऑल एप्लीकेंट्स। तो देखो बच्चों, अभी तक तो हमने रिक्रूटमेंट में क्या किया था, हमने वो पूरा सोर्स जो था जैसे naukri.com है ना, उसको आइडेंटिफाई करके एक्सप्लोर करके चूज करके रखा था ताकि हमारे पास सफिशिएंट नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हो। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिक्रूटमेंट प्रोसेस। अब उसमें से हमें सिलेक्ट करना है, ठीक है। सो रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन आर डिफरेंट। Now, selection involves choosing the most suitable candidate for a job from all the applicants. First point देख लो आप, it requires, अब क्या होता है, पहला तो है choosing the most suitable candidate for a job from all applicants. Second, it requires evaluating and comparing the candidates against the job requirements. तो इन सब, जैसे ये सब लोग हैं, इनको इवेल्युएट करके कंपेयर करना है कि जॉब रिक्वायरमेंट के हिसाब से कौन किसको मैं सिलेक्ट करूँ। द सिलेक्शन प्रोसेस इंक्लूड सेवरल स्टेप्स। ये भी आप लिख सकते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस में क्या क्या स्टेप होते हैं। पहले तो स्क्रूटिनाइज करते हैं, सभी एप्लीकेशंस को पढ़ते हैं, स्क्रूटिनाइज करते हैं, उसमें से चूज करते हैं। देन कंडक्टिंग टेस्ट, वी कैन कंडक्ट द टेस्ट, देन रिटन टेस्ट और ओरल टेस्ट, देन होल्डिंग इंटरव्यूज, 1-to-1 इंटरव्यूज आमने सामने, परफॉर्मिंग द मेडिकल चेकअप्स, चेकिंग रेफरेंसेस, फिर उनके जो उन्होंने सीवी में रेफरेंसेस दिए थे उनकी पुरानी जॉब से या कोई भी जो रेफरेंसेस दिए थे उनसे कॉल अप करके, उनसे फॉलो अप करके हम अच्छे से उसकी तहकीकात करें। एंड देन इशूइंग द अपॉइंटमेंट लेटर्स। तो पहला था स्क्रूटिनाइजिंग द एप्लीकेशंस, देन कंडक्टिंग टेस्ट, होल्डिंग इंटरव्यूज, परफॉर्मिंग मेडिकल चेकअप्स कि सब ठीक है ना उसकी हेल्थ में, checking the references, and then issuing the appointment letters. These are the steps of selection process. अब सिलेक्ट कर लिया, अब बात आती है प्लेसमेंट की कि उसे कहाँ प्लेस करें। बहुत सारी कंपनीज में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, ऐसा भी होता है कि बहुत सारी कंपनी अलग अलग लोकेशंस पे होती हैं, ठीक है। तो उस इंसान को कहाँ पे प्लेस करना है अकॉर्डिंग टू हिज कैलिबर ना एंड द रिक्वायरमेंट्स। So it involves assigning selected candidates to specific job, कि हमने इसको सिलेक्ट तो कर दिया, अब ये कौन सा स्पेसिफिक जॉब करेगा वहाँ पे उसको असाइन करना है। इट मैचेस कैंडिडेट्स विद द सूटेबल जॉब रोल्स ना, जो भी जॉब रोल है उसके हिसाब से कैंडिडेट को मैच करके वहाँ लगाया जाता है। अपॉइंटेड इंडिविजुअल स्टार्ट ऑन अ प्रोबेशन पीरियड। अब जो भी अपॉइंटेड इंडिविजुअल्स है वो प्रोबेशन पीरियड पे स्टार्ट होते हैं, है ना, यूजुअली लास्टिंग 1 to 2 years। और ये प्रोबेशन पीरियड कितने टाइम का होता है, 1 या 2 साल तक का होता है। नाउ सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ प्रोबेशन लीड्स टू कन्फर्मेशन ऑन इन द जॉब। अगर अच्छे से उसने प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट कर लिया है तो इट लीड्स टू कन्फर्मेशन इन द जॉब, जॉब उसकी कन्फर्म हो जाती है, तो अब वो परमानेंट बन जाता है। बट अनसक्सेसफुल कैंडिडेट्स आर ऑल्सो देयर, राइट। सो अनसक्सेसफुल कैंडिडेट्स ड्यूरिंग प्रोबेशन मे बी ट्रांसफर्ड टू अदर पोजिशंस और टर्मिनेटेड। या तो कोई दूसरी पोजिशन पे उनको डाल देते हैं जहाँ पे वो ठीक कर पाएंगे, बट यहाँ नहीं क्योंकि यहाँ के हिसाब से वो अनसक्सेसफुल थे, या फिर उनको टर्मिनेट कर दिया जाता है, ये चीज़ें होती है। अब दूसरा फंक्शन इज डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। देखो मैं फिर से पीछे जा रही हूँ, सबसे पहले था प्रोक्यूरमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, ये हमने कर लिया। प्रोक्यूरमेंट के अंडर हमने क्या क्या किया बच्चों, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट। नाउ वी आर डूइंग द सेकेंड वन, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। नाउ डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज के अंडर है ओरिएंटेशन और ट्रेनिंग। तो चलिए आ जाओ, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। ना डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है, डेवलपमेंट रिफर्स टू प्रिपेयरिंग द एम्प्लॉयज फॉर द प्रेजेंट एंड फ्यूचर जॉब्स इन द ऑर्गेनाइजेशन, है ना। ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करना क्या होता है कि एम्प्लॉय को प्रिपेयर करें हम कि अभी जो काम है उसके लिए या फिर फ्यूचर जॉब्स जो होंगे उस ऑर्गेनाइजेशन में उसके लिए वो प्रिपेयर्ड हो। तो ये दो चीज़ों से हो सकता है, या तो ओरिएंटेशन से या ट्रेनिंग से, राइट। तो हम पढ़ते हैं पहले ओरिएंटेशन क्या होता है, ठीक है। सो एज द पिक्चर सजेस्ट, आपको पता चल ही गया होगा ओरिएंटेशन क्या होता है। ओरिएंटेशन हेल्प्स न्यू एम्प्लॉयज एडजस्ट टू द न्यू वर्क प्लेस। जब भी कोई नया एम्प्लॉय होता है, जब वो जॉब पे आता है तो सबसे पहले क्या होता है, हम उसको
मिलाते हैं सब लोगों से, है ना, नए वर्क प्लेस के बारे में समझाते हैं, उनके बॉस से इंट्रोड्यूस कराते हैं, सब ऑर्डिनेट से इंट्रोड्यूस कराते हैं, उनको सभी उनका काम समझाते हैं, उनको कोई हैंडबुक देते हैं ताकि जहाँ से वो कंपनी के बारे में पढ़ सके, है ना, और उसे पूरी कंपनी का टूर देते हैं और एम्प्लॉय को कंफर्टेबल फील कराते हैं। ये होता है ओरिएंटेशन, है ना। और जैसे आपने जब स्कूल में एडमिशन लिया होगा तो पेरेंट्स का या स्टूडेंट्स का ओरिएंटेशन होता है, उनको स्कूल के बारे में बताते हैं। वैसे ही ओरिएंटेशन जब जॉब में भी होता है, ओरिएंटेशन हेल्प्स न्यू एम्प्लॉयज एडजस्ट टू देयर न्यू वर्क प्लेस। न्यू एम्प्लॉयज आर इंट्रोड्यूस टू देयर बॉस, सबऑर्डिनेट्स एंड कलीग्स। सीनियर मैनेजर्स में गिव लेक्चर्स अबाउट द कंपनी एंड इट्स एक्टिविटीज़, है ना। सीनियर मैनेजर्स कंपनी और एक्टिविटीज़ के बारे में लेक्चर्स दे सकते हैं। एम्प्लॉयज़ आर एनकरेज टू वर्क हार्ड, उनको एनकरेज किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है। न्यू एम्प्लॉयज़ माइट टूर द फैक्ट्री एंड द ऑफिस, उसको ऑफिस या फैक्ट्री का टूर दिया जाता है। अ हैंडबुक विद द डिटेल्स अबाउट द कंपनीज हिस्ट्री, ऑपरेशंस, पॉलिसीज एंड रूल्स इज गिवन टू द न्यू एम्प्लॉय। एक हैंडबुक भी दी जा सकती है जिसमें कंपनी की डिटेल्स हो, उसकी हिस्ट्री हो, उसके ऑपरेशन हो, अलग अलग पॉलिसीज़ जो वो फॉलो करते हैं, उसके रूल्स, वो सब एक हैंडबुक के तौर पे दिया जाता है। ओरिएंटेशन हेल्प्स न्यू एम्प्लॉयज़ फील कंफर्टेबल एंड फोकस्ड ऑन देयर वर्क। ओरिएंटेशन से एम्प्लॉयज़ कंफर्टेबल फील करते हैं और अपने काम पे फोकस कर सकते हैं। नाउ कम्स ट्रेनिंग। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट part in any organization, in any human resource development. So training is a key HR function for all departments. It is a key human resource function for all departments. It imparts knowledge and skills for job competence. आपकी जॉब पे आपको competent बने रहने के लिए आपको knowledge और skill provide करता है ना। हर बड़ी कंपनी, हर बड़ी छोटी कंपनी में लगातार ट्रेनिंग कंडक्ट की जाती है। वीकली ट्रेनिंग्स, मंथली ट्रेनिंग्स और ईयरली ट्रेनिंग्स, बहुत सारी ट्रेनिंग्स दी जाती है, ठीक है ना। इट बेनिफिट्स बोथ एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉई, है ना। एम्प्लॉयर को भी बेनिफिट है और एम्प्लॉई को भी बेनिफिट है। एम्प्लॉयर को क्यों बेनिफिट है बच्चों? क्योंकि अब जिसको भी उसने काम पे लगाया है एम्प्लॉई को, वो अच्छे से काम करेगा, उससे अगर सब चीज़ें पता होगी तो, और इन टर्न इसका प्रॉफिट इंक्रीज होगा। और एम्प्लॉय के लिए क्यों अच्छा है? उसके स्किल्स डेवलप हो रहे हैं, ठीक है। इट लीड्स टू बेटर वर्क आउटपुट एंड क्वालिटी। दोनों का वर्क आउटपुट और क्वालिटी इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से क्या होगा? एक्सीडेंट्स रिड्यूस होते हैं और रिसोर्स वेस्टेज भी रिड्यूस होता है, ठीक है। इट इन्हांसेस द जॉब सिक्योरिटी, अर्निंग्स एंड करियर प्रोस्पेक्ट्स। एम्प्लॉय के लिए अच्छा है क्योंकि जॉब सिक्योरिटी को इन्हांस करता है, आपकी इनकम को इन्हांस करता है कि अच्छा आपने ये ट्रेनिंग ले ली है तो आपको नेक्स्ट इंक्रीमेंट अच्छा मिलता है। फिर आपके करियर प्रोस्पेक्ट्स इंक्रीज होते हैं, आप कभी ये कंपनी छोड़ के बाहर भी जाओ तो भी आपके करियर प्रोस्पेक्ट इंक्रीज होते हैं। इट इन्वॉल्व्स ऑन द जॉब एंड ऑफ द जॉब मेथड। अब दो तरीके के मेथड होते हैं ना, ऑन द जॉब एंड ऑफ द जॉब। ऑन द जॉब नेम से ही सजेस्ट कर रहा है लर्निंग बाय डूइंग। जो आप जॉब पे हो वहीं पे कुछ आपको सिखा रहे हैं, है ना, आप वो करते हुए सीखते हो। ऑन द जॉब, यू आर ऑन द जॉब, यू आर लर्निंग। एक होता है ऑफ द जॉब, which is training outside the work, like in classrooms, or certain trainings is given in some other institutions, है ना। दूसरे इंस्टीट्यूट में आपको भेजते हैं कुछ ट्रेनिंग के लिए, या कोई कॉन्फ्रेंसेस के लिए बाहर भेजते हैं, तो वहाँ पे आप सीखते हो, तो उससे कहते हैं ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। नाउ एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट इज़ अ वेरी पॉपुलर टाइप ऑफ मैनेजर ट्रेनिंग। मैनेजर्स की एक ट्रेनिंग होती है जिसे एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट कहते हैं। ये काफ़ी पॉपुलर ट्रेनिंग है, ठीक है बच्चों। अब तीसरा है कॉम्पनसेशन, है ना। द कॉम्पनसेशन फंक्शन, तीसरा फंक्शन क्या है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का या HRM का? कंपनसेशन। मतलब उसने अगर काम किया है एम्प्लॉय ने, तो आप उसको कैसे कंपनसेट करते हो उसके हार्ड वर्क के लिए? बाय गिविंग सैलरी और मनी, और बाय गिविंग अदर थिंग्स, है ना। दिस इज एडिशनल। सो लेट्स स्टडी अबाउट कंपनसेशन। द कंपनसेशन फंक्शन इन्वॉल्व्स डिटरमाइनिंग फेयर एंड इक्विटेबल रिन्यूमरेशन फॉर एम्प्लॉयज, है ना। कंपनसेशन फंक्शन से क्या होता है, में क्या इन्वॉल्व होता है? फेयर और इक्विटेबल रिन्यूमरेशन फॉर ऑल द एम्प्लॉयज़, है ना। डिटरमाइन करनी चाहिए फेयर एंड इक्विटेबल रिन्यूमरेशन फॉर ऑल एम्प्लॉयज़।
Then this process considers employee contribution towards achieving organizational objective. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के कुछ ऑब्जेक्टिव है, उसको अचीव कौन करता है? एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन है ना. एम्प्लॉय ने काम किया, उसने कुछ कंट्रीब्यूट किया, तभी तो कोई भी कंपनी उसके ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाएगी. तो ये प्रोसेस वही चीज़ को कंसिडर करता है. क्या चीज़ को कंसिडर करता है? कि एम्प्लॉय ने कितना कंट्रीब्यूशन दिया. ठीक है. अब क्या क्या फैक्टर्स है जो हमें कंसिडर करने चाहिए? द फैक्टर्स टू कंसिडर इंक्लूड एम्प्लॉय नीड्स, है ना. अब कॉम्पनसेशन में क्या क्या फैक्टर्स है जो हमें कंसिडर करने चाहिए? एम्प्लॉय की क्या नीड्स है, जॉब की क्या रिक्वायरमेंट्स है, लीगल प्रोविजंस फॉर मिनिमम वेजेस. बहुत सारी फैक्ट्रीज में लीगल प्रोविजन होते हैं कि कम से कम इतनी मिनिमम वेज या इतनी मिनिमम सैलरी तो उसको मिलनी ही चाहिए, तो वो भी ध्यान में रखना चाहिए. द फर्म्स कैपेसिटी टू पे, उस फर्म की कितनी कैपेसिटी है पे करने की. ठीक है. और प्रिवेलिंग इंडस्ट्री वेज रेट्स, और अभी जो इंडस्ट्री की जो रेट्स चल रही है, वेज की जो रेट्स चल रही है वो. सो दीज आर द different factors we should consider. Now techniques like job evaluation and performance appraisal aid in determining the equitable remuneration. अब हम कैसे, हमने कह तो दिया कि this involves determining fair and equitable remuneration, है ना. यही तो है इसकी डेफिनेशन. It involves determining fair and equitable remuneration for all employees. लेकिन हम कैसे डिटरमाइन करेंगे कि हम जो कर रहे हैं वो फेयर एंड इक्विटेबल है या नहीं है? तो टेक्निक्स होती है जैसे कि जॉब इवैल्यूएशन और परफॉर्मेंस अप्रेजल, है ना. उनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से उनका अप्रेजल करना. दे एड मतलब दे हेल्प इन डिटरमाइनिंग द इक्विटेबल रिन्यूमरेशन. नाउ नॉन फाइनेंशियल कंपनसेशन कैन इंक्लूड बेनिफिट्स सच एज हाउसिंग. आप देखिए यहाँ पिक्चर में मैंने आपको दे रखा है ये जो चीज़ें हैं ये क्या है? नॉन फाइनेंशियल कंपनसेशन है, जैसे कि हाउसिंग, ठीक है, मेडिकल कवरेज, कन्वेयंस एंड अदर पर्क्स. अब हम नेक्स्ट फंक्शन की बात करते हैं, फोर्थ फंक्शन, दैट इज इंटीग्रेशन, है ना. सो इंटीग्रेशन फोकसेस ऑन अलाइनिंग एम्प्लॉयज इंटरेस्ट विद द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. चलो ऑर्गेनाइजेशन के तो गोल्स है, लेकिन एम्प्लॉयज के भी इंटरेस्ट के हिसाब से उसको अलाइन करना. या सो अलाइनिंग एम्प्लॉयज इंटरेस्ट विद द ऑर्गेनाइजेशनल गोल. एम्प्लॉयज को ऐसे ही इंटरेस्ट हो जो कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल में काम आए, तो हम इसे अलाइन कर सकते हैं. ठीक है, बाय इंटीग्रेशन. सो इट इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल रिलेशन थ्रू इफेक्टिव टू-वे कम्युनिकेशन बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स. तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होना चाहिए. ओके, इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप होना चाहिए किसके बीच में? मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में. तभी तो इंटीग्रेशन हो पाएगा, तभी तो अपने वो उनके इंटरेस्ट और इसमें अलाइन होंगे ऑर्गेनाइजेशन के गोल में, है ना. और ये हम कैसे कर सकते हैं कि रिलेशनशिप स्ट्रांग हो? बाय अ टू-वे कम्युनिकेशन. दो तरफा कम्युनिकेशन होना चाहिए. मैनेजमेंट भी वर्कर्स से बात कर पाए और वर्कर्स भी खुलकर मैनेजमेंट से बात कर पाए. द पर्सनल डिपार्टमेंट यानी HR डिपार्टमेंट शुड मेंटेन ऑनगोइंग कॉन्टैक्ट विद ट्रेड यूनियंस, है ना. हमेशा ही कॉन्टैक्ट बनाए रखना चाहिए ट्रेड यूनियन से. किसको? पर्सनल डिपार्टमेंट या ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट. की ऑब्जेक्टिव्स इंक्लूड एंश्योरिंग डिसिप्लिन एंड पीस. और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है इंटीग्रेशन वाले डिपार्टमेंट का, है ना, या इस इंटीग्रेशन वाले फंक्शन का? कि डिसिप्लिन, इंडस्ट्रियल डिसिप्लिन बना रहे और पीस बनी रहे. एड्रेसिंग द एम्प्लॉयज ग्रेवाइंसेस इज क्रूशल. कोई भी एम्प्लॉयज को अगर कोई दुख है या ग्रेवाइंसेस है, उसको एड्रेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है. कलेक्टिव बार्गेनिंग इज अ सिग्निफिकेंट कंपोनेंट, है ना. कलेक्टिव बार्गेनिंग होनी चाहिए कि एम्प्लॉय क्या बोल रहा है और एम्प्लॉयर क्या बोल रहा है, तो आपस में मिल बैठकर आप उसको सुलझाओ. एनकरेजिंग वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट डिसीजंस इज एम्फेसाइज्ड. तो जोर किस पे दिया जाता है? कि जो वर्कर्स है उनका पार्टिसिपेशन हो मैनेजमेंट डिसीजंस पर भी, है ना. मैनेजमेंट डिसीजंस में भी हम कहते हैं कि वर्कर्स के पार्टिसिपेशन को एनकरेज करना चाहिए. दिस इज इंटीग्रेशन, कि अच्छे से वर्कर्स आपके जो इंटरेस्ट है वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल में इंटीग्रेट हो जाए. अब बात आती है मेंटेनेंस की, है ना. कि जो ह्यूमन रिसोर्स मेंटेनेंस, इट्स नॉट द मेंटेनेंस ऑफ मशीनरी.
It is the maintenance of human resource. So maintenance function creates proper working condition for dedicated and efficient workers. यहाँ पे workers आएगा, ठीक है। तो मेंटेनेंस फंक्शन क्या क्रिएट करता है? प्रॉपर वर्किंग कंडीशन फॉर डेडिकेट एंड एफिशिएंट वर्कर्स। सो इट इंश्योर्स एम्प्लॉय हेल्थ, सेफ्टी, वेलफेयर, मोटिवेशन एंड मोरल, है ना। ये इंश्योर करता है कि एम्प्लॉय की हेल्थ ठीक है, वो सेफ है, सेफ्टी मेजर्स फॉलो किए जा रहे हैं, उसकी वेलफेयर के लिए बहुत सारी चीज़ें की जाती है, उसकी मोटिवेशन के लिए उसे अलग अलग तरह के इंसेंटिव्स या अवार्ड्स दिए जाते हैं और उसके मोरल को बूस्ट करके रखा जाता है ना। गुड वर्किंग कंडीशंस इंक्लूड, अब गुड वर्किंग कंडीशन से क्या मतलब है आपका? इसमें वेंटिलेशन, लाइटिंग, नॉइस कंट्रोल, टेम्परेचर एंड सैनिटेशन, ये सभी चीज़ें आती है गुड वर्किंग कंडीशंस में बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। वेलफेयर मेजर्स कवर चिल्ड्रंस एजुकेशन। अब वेलफेयर में क्या आता है? चिल्ड्रंस एजुकेशन, उनके बच्चों की एजुकेशन, रिक्रिएशन, स्पोर्ट्स, कैफेटेरिया, रेस्ट रूम्स एंड ग्रुप इंश्योरेंस, है ना। तो अपने एम्प्लॉय को आपको क्या क्या देना चाहिए? उनके बच्चों की एजुकेशन कवर करनी चाहिए, उनके लिए रिक्रिएशन, स्पोर्ट्स, कैफेटेरिया, रेस्ट रूम ऐसे एरियाज होने चाहिए और ग्रुप इंश्योरेंस होना चाहिए ना। पर्सनल डिपार्टमेंट बच्चों, बहुत सारी जगह पर्सनल डिपार्टमेंट लिखा हुआ है यहाँ पे। पर्सनल डिपार्टमेंट मैंने आपको पहले भी कहा है ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, ठीक है, पर्सनल। सो इट प्लान्स एंड एडमिनिस्टर्स वेलफेयर सर्विसेज, ये प्लान करता है और एडमिनिस्टर करता है वेलफेयर सर्विसेज को। असिस्ट मैनेजर्स इन डिवाइजिंग फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स फॉर एम्प्लॉय मोटिवेशन, और ये मैनेजर के साथ मिलकर अलग अलग फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव बनाते हैं ताकि एम्प्लॉय मोटिवेटेड रहे। कभी नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव क्या है? अवार्ड दे दिए। फाइनेंशियल इंसेंटिव क्या है? उसे बोनस दे दिया, है ना। नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव में और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे ट्रिप पे भेज देते हैं ना, अलग अलग उनको कभी कार गिफ्ट देते हैं, घर गिफ्ट देते हैं, तो ये नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स है। फाइनेंशियल इंसेंटिव्स इज लाइक बोनसेस एंड गिविंग मनी। लास्ट है रिकॉर्ड्स एंड रिसर्च, है ना। सिस्टमेटिक रिकॉर्ड होना चाहिए, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स ऑफ एब्सेंटिज्म, है ना, टर्नओवर, एक्सीडेंट्स, डिस्प्यूट्स एंड ग्रीवांसेस, इन सब का सिस्टमेटिक रिकॉर्ड होना चाहिए। दीज आर एसेंशियल फॉर टॉप मैनेजमेंट टू डेवलप इफेक्टिव पर्सनल पॉलिसीज, ये ज़रूरी है स्पेशली टॉप मैनेजमेंट के लिए ताकि इफेक्टिव पर्सनल पॉलिसीज बनाई जा सके। द की फंक्शन ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट इंक्लूड, क्या है? पहला है लेबर सर्विस फंक्शन, 3 है, लेबर सर्विस फंक्शन, स्टाफ फंक्शन एंड वेलफेयर फंक्शन। तो लेबर सर्विस फंक्शन में क्या होता है? प्रोक्योरमेंट, डेवलपमेंट एंड कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ये तीनों चीज़ें लेबर सर्विस फंक्शन में आती है ना। चलो रिकॉर्ड्स यहाँ तक तो आपको समझ आ गया ना, रिकॉर्ड्स एंड रिसर्च। अब ये दूसरा चीज़ है, ठीक है, पर्सनल मैनेजमेंट के की फंक्शन क्या होते हैं। अभी तक हमने जितने फंक्शन पढ़े ना बच्चों, उसमें इनको हम 3 पार्ट में डिवाइड करके बता सकते हैं। लेबर सर्विस फंक्शन क्या है? जिसमें हम प्रोक्योरमेंट, डेवलपमेंट एंड कंपनसेशन की बात करते हैं। स्टाफ फंक्शन क्या है? प्रोवाइडिंग एडवाइस एंड गाइडेंस ऑन पर्सनल इश्यूज, ठीक है, और इसी में आता है इंटीग्रेशन और रिसर्च। वेलफेयर फंक्शन क्या होता है? मेंटेनिंग एम्प्लॉयज वेलबींग, उनकी वेलबींग को मेंटेन करना, है ना, मेंटेनेंस वाले में आ जाता है जो अभी हमने पढ़ा। तो बच्चों अभी तक हमने जितने पढ़े उसको हम ये 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, लेबर सर्विस फंक्शन, स्टाफ फंक्शन एंड वेलफेयर फंक्शन। Okay, I'll just quickly go back to that table. Yes. Okay, so we did procurement of, so what are the major functions? Procurement of human resources, जिसमें हमने ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन और प्लेसमेंट पढ़ा। फिर है डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, डेवलप कैसे करेंगे? बाय ओरिएंटेशन एंड ट्रेनिंग से। फिर हमें इसे कंपनसेट करना पड़ता है बाय फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल मीन्स। फिर हमें इंटीग्रेट करना पड़ता है, फिर हमें उनको मेंटेन करना पड़ता है, और फिर उनकी रिकॉर्ड्स और रिसर्च, है ना। यू शुड स्टडी मोर अबाउट देम एंड यू शुड रिकॉर्ड देयर प्रॉब्लम्स और एवरीथिंग अबाउट देम। सो दीज वर द फंक्शंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। ओके बच्चों, अब हम एक बार
क्विकली ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट 1 या 2 मार्क का आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसमें से, ठीक है। इसमें कुछ भी डेफिनेशन है, कुछ भी नहीं पढ़ना है, सिर्फ ये टेबल पढ़ना है कि कैसा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का, ठीक है। तो सबसे ऊपर होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंडर आते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर। मैनेजिंग डायरेक्टर के अंडर बहुत सारे डायरेक्टर्स होते हैं बच्चों, क्योंकि सिर्फ ह्यूमन रिसोर्स थोड़ी है, वहाँ पे उनको प्रोडक्शन है ना, स्टोरेज, वो सब भी अलग अलग चीज़ें करनी पड़ती है। तो मैनेजिंग डायरेक्टर्स के अंडर आता है डायरेक्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, और डायरेक्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स के नीचे आता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। नाउ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर के अंडर ये 7 आते हैं, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग मैनेजर, ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग होती है। रिक्रूटमेंट का मैनेजर, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का मैनेजर, बच्चों जो जो फंक्शंस किए ना उसी के मैनेजर्स है। फिर परफॉर्मेंस अप्रेजल का मैनेजर होता है, कंपनसेशन का मैनेजर होता है, लेबर वेलफेयर का मैनेजर होता है, और फिर पर्सनल रिकॉर्ड्स एंड रिसर्च का मैनेजर होता है, ठीक है बच्चों। तो जो हमने अभी फंक्शंस किए उसी के हिसाब से उनके मैनेजर्स होते हैं, तो आपको याद करने में ईजी हो जाएगा। अब ये जो रिक्रूटमेंट मैनेजर है उसके अंडर 4 ऑफिसर्स आते हैं, ठीक है। रिक्रूटमेंट ऑफिसर है ना, जो जैसे Naukri.com और ऐसे सब रिक्रूटमेंट फॉर्म्स को लेके आएगा। फिर होगा सिलेक्शन ऑफिसर, जो सिलेक्ट करेगा उन सब में से। फिर एक ऑफिसर होगा जो प्लेसमेंट देखेगा, और फिर एक ऑफिसर होगा जो ओरिएंटेशन देखेगा। सो दिस वॉज द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। आप 1 या 2 बार इसको लिख के याद करोगे बच्चों, ईजिली याद हो जाएगा। सो दैट वॉज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। विल जस्ट क्विकली रिकैप। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स प्रोक्योरिंग पीपल, लोगों को प्रोक्योर करो, उनको डेवलप करो, उनको कंपनसेट करो, उनको पैसा दो, इंटीग्रेट करो टीम मेंबर्स के साथ, मेंटेनिंग द वर्क फोर्स एंड मेंटेनिंग द एम्प्लॉय रिलेशंस। बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स ऑल दिस, जिसको हमने डिटेल में पढ़ लिया है। सो आई होप यू enjoyed learning through this video. I'll also be coming up with important question answers as well. So stay tuned, stay with me where I will teach you important question answers also. And for the next videos, please do not forget to subscribe and tap on the bell icon. Also, if you liked, please comment below. Your comments makes my day. Okay, so please do comment below and share it with your friends if you like it. Thank you.